फुले शाहू अंबेडकर युवा सम्मेलन में आए हुए विदर्भ के कोने कोने से आए हुए सभी फुले शाहू और बाबा साहब की संतानों, मान्यवर कांशीराम जी के बब्बर शेरों, साथियों, हम प्रमुख रूप से आज माने सर का मार्गदर्शन सुनने के लिए यहां पर आए हैं। लेकिन इसके पहले जो तीनों सम्मेलन महाराष्ट्र में संपन्न हुए, उसके आधार पर आज ये चौथा सम्मेलन विदर्भ स्तरीय यहां हो रहा है। आप सभी विदर्भ के साथी मान्यवर कांशीराम जी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले साथी हैं और आप सभी लोग बाबा साहब के आंदोलन को और कांशीराम जी के भी आंदोलन को बहुत नजदीक से जानते हैं। यहां पर बैठे हुए कई ऐसे साथी हैं जो इस आंदोलन के अप एंड डाउन्स के आई विटनेस है। इसलिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो सब्जेक्ट आपके बीच में रख रहा हूं, आदरणीय माने साहब जो हमारे 36 साल से हमारे इस आंदोलन के आई विटनेस भी है, नेता भी हैं, सारी बातों को अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, दोनों बातों को वो 35 सालों से 36 सालों से देख रहे हैं। इसलिए साथियों, इस मंच पर मुझे एक शायर की बात याद आ रही है। एक शायर कहता है कि टूटे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम, टूटे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम, किसी ने हमें समेटा भी तो सिर्फ जलाने के लिए। यह शायर बताना चाहता है कि बार बार लगातार महाराष्ट्र के साथियों के साथ धोखाधड़ी होती आई है, बार बार हमारे आंदोलनों में घुसपैठ हुई है। वो घुसपैठ भिक्षु संघ में हो या आज के जमाने में जिनको हम लोग मान्यवर कांशीराम जी की भाषा में चमचा कहते हैं, घुसपैठ तो हुई है, बार बार होती आई है। लेकिन साथियों, इससे बाहर निकलने का रास्ता, उस रास्ते के ऊपर ज्यादा हम लोग सोचते नहीं हैं। हम समस्याओं पे ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन हम सॉल्यूशन पे बहुत कम चर्चा करते हैं। इसलिए मैं आज आप सभी लोगों से, साथियों से के बीच में आदरणीय माने साहब और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि जब गांधी जी की हत्या हुई, गांधी जी की हत्या के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी की हत्या के बारे में जो अपनी राय उस समय प्रेस मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों के सामने रखी। बाबा साहब अंबेडकर ने एक राय रखी थी। एक रोम के राजा का एग्जाम्पल बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था, सीजर की हत्या का एक बाबा साहब अंबेडकर ने एग्जाम्पल दिया था, और दूसरा एक एग्जाम्पल बाबा साहब अंबेडकर ने बाइबल का दिया था। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने बाइबल में ऐसा पढ़ा है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि बुरी से बुरी चीजों से कभी कभी अच्छाई पैदा होती है। गांधी जी की हत्या के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी की हत्या एक बहुत बुरी घटना है, लेकिन आज मुझे बाइबल का वो सिद्धांत भी याद आ रहा है कि बुरी से बुरी चीजों से कभी कभी अच्छाई पैदा होती है। इसलिए साथियों, यहां पे बैठे हुए तमाम साथी जानते हैं कि ये जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, उसको लेकर कई साथियों के दिलो दिमाग में ऐसा सोच है कि ये बुरा हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के इस कोटेशन का आधार लेकर कहना चाहूंगा कि इस बुरी से बुरी घटना से जरूर कुछ अच्छा पैदा होगा। उस अच्छाई की ओर हम सब लोगों ने देखना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, आप सभी जानकार साथी है,
आप सभी जानकार साथियों को यह मालूम है कि महात्मा ज्योतिराव फूले का जो संगठन था सत्य शोधक समाज, उसको चलाने वाले भास्कर राव जाधव, जब भास्कर राव जाधव कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए, उसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी बढ़ी। आप लोग जानते हैं कि केवल भास्कर राव जाधव की बात नहीं है, वो तथागत के भिक्षु संघ की बात हो, आदरणीय गजभिये साहब ने जिनका पुष्यमित्र शुंग का उदाहरण दिया, वो भी हम लोग जानते हैं। हम इतिहास को भली भांति जानते हैं, हम इतिहास को समझते हैं। साथियों, हमारे आंदोलन के अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ से लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी माननीय डॉक्टर माने साहब और गजभिये साहब के कंधे पे आई है। क्योंकि एक शायर ऐसा कहता है कि गद्दार नेताओं ने किए पाप कितने हैं और आज तक इन्होंने बदले बाप कितने हैं। दुश्मन से लड़ने की बाद में करो बातें, पहले ये देखो कि आस्तीन में सांप कितने हैं। साथियों, ये तो लड़ाई का वसूल है। शिवाजी महाराज ने भी यही लड़ाई लड़ी, सम्राट अशोक ने भी यही लड़ाई लड़ी कि घर के अंदर और घर के बाहर। अफ्रीका में एक कहावत है कि जिनको घर के अंदर दुश्मन नहीं होते, बाहर का दुश्मन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। साथियों, यही बात फुले अंबेडकर के आंदोलन में बार बार यही बात हो रही है। यह महाराष्ट्र में ही आंदोलन आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, महाराष्ट्र में ही आंदोलन जीत क्यों नहीं पाता? तो साथियों, मैं उसके दो एग्जाम आपके बीच में रखना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल जो पुणे का बुधवार पेठ है, बुधवार पेठ, वेताल पेठ, जहां पर ज्योतिराव फुले ने स्त्री मुक्ति आंदोलन का पहला स्कूल खोला, वो बुधवार पेठ। बुधवार पेठ को स्त्री मुक्ति आंदोलन के केंद्र के रूप में कोई नहीं जानता, बल्कि अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन जब पुणे में आया, वो बुधवार पेठ गया। और बुधवार पेठ कहां गया? तो बुधवार पेठ की वेश्यावस्ती को विजिट देने के लिए गया। यानी देश और दुनिया के लोग बुधवार पेठ को भारत की स्त्री मुक्ति का पहला केंद्र के रूप में नहीं जानते, बल्कि उसको वेश्यालय के अड्डे के रूप में जाना जाता है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, हमारे आंदोलन की नींव रखी जाती है, जहां हमारा आंदोलन पैदा होता है जाता है। जैसे बिहार है, बिहार देश और दुनिया के विश्वविद्यालयों का केंद्र हुआ करता था, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र हुआ करता था देश दुनिया से। लेकिन साथियों, आप लोग जानते हैं कि आज बिहार अनपढ़ गंवारों का प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जो बिहार दुनिया को ज्ञान देता था, उसी बिहार को अज्ञानी लोगों का राज्य बनाया। साथियों, मैं इसी आधार पर बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में साधु संतों का महाराष्ट्र है, महापुरुषों का महाराष्ट्र में ही बाबा साहब अंबेडकर का विचार कामयाब ना हो, इसके लिए नागपुर और पुणे के लोग कर यहां पे काम कर रहे हैं। साथियों, आदरणीय माने साहब ने बहन जी को जो 2 खत लिखे हैं, उन खतों में एक खत में इस बात का जरूर जिक्र किया है। वो जिक्र ये किया है कि हमारा दुश्मन चाहता है कि महाराष्ट्र में अंबेडकरवाद कभी कामयाब ना हो। मान्यवर कांशीराम जी के हिसाब से देखा जाए तो मान्यवर कांशी इस आंदोलन को जिताने के लिए जी जान से उन्होंने प्रयास किए हैं। साथियों, मैं यहां पर बैठे हुए तमाम नौजवान साथी और आंदोलन से जुड़े साथी, जो हमारा नौजवान साथी है, वो इस आंदोलन की अंदरूनी बातों को ज्यादा नहीं जानता, ये छक्के पंजों को ज्यादा नहीं जानता। हम अंदर क्या होता है, ये सिस्टम अंदर से कितना सड़ा गला है, ये बाहर से जो दिखता है ऐसा नहीं है। इसीलिए साथियों, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा मैं भी आज उठाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको जरूर ये बताना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जब तक हम नहीं करते, हम बाबा साहब के आंदोलन को चलाने लायक नहीं बन पाएंगे। पिछले दिनों मैगी से बच्चों का नुकसान हुआ, मैगी से महाराष्ट्र का नुकसान होना चाहता हूं कि जितना नुकसान
उससे कई गुना ज्यादा उतना कहावत है, बिफोर डिजायर यू शुड बी डिजायर। के अंदर योग्यता नहीं होती, आपकी इच्छाओं का कोई मोल नहीं होता। महाराष्ट्र में जब तक एबल और कैपेबल लीडरशिप महाराष्ट्र के आंदोलन को नहीं मिलती, तब तक महाराष्ट्र में आंदोलन सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात को हम सब लोगों ने गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। साथियों, बोलने और समझने वाली बातें बहुत सारी हैं। मैं यहां पर मंच से विदा लेने से पहले मैं आपके बीच में साहू महाराज की एक बात बताकर मैं यही मेरी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, पिछले दिनों हमने साहू के उपलक्ष्य पर कई सारे प्रोग्राम किए। आज अन्ना भाऊ साठे जी के स्मृति प्रीत्यर्थ प्रोग्राम एक अन्ना जयंती है। आदरणीय माननीय साहब के दिशा निर्देश के आधार पर 1 अगस्त को जहां अन्ना भाऊ साठे जी का जन्म हुआ है, उस वाटे गांव में हजारों की तादाद में हम लोग सम्मेलन मनाने जा रहे हैं। 1 अगस्त को अन्ना भाऊ साठे जी के जन्म। साथियों, मैं हमारे महापुरुषों के इतिहास की एक उदाहरण देकर मेरी वाणी को यही विराम देता चलूं। साहू महाराज की बात शायद आप सभी ने सुनी है, मानगांव की परिषद की बात सभी लोगों को पता है। लेकिन उस परिषद के अंदर साहू महाराज ने जो बात रखी, के अंदर साहू महाराज ने जो विचार रखा, वो बहुत से कम साथियों को मालूम होगा। इस परिषद में श्री साहू महाराज ने बकरियों का उदाहरण दिया कि अगर बकरियां चलती है तो एक बकरी आगे चलती है और बाकी बकरियां उसके पीछे पीछे चलती है। साहू महाराज ने उदाहरण दिया कि अगर आसमान में पक्षियों का झुंड होता है, हजारों पक्षी होते हैं, एक पक्षी आगे चलता है, बाकी पक्षी उसके पीछे चलते। जमीन पर अगर जानवरों का झुंड होगा, एक जानवर आगे चलता है, दूसरे जानवर उसके पीछे पीछे चलते हैं। साहू महाराज ने मानगांव की परिषद में कहा, हमारे बहुजन समाज के, अछूत समाज के गरीब दबे कुचले लोग, जिनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल, स्लीपर चप्पल तक नहीं था, लेकिन था उनके अंदर जोश था, बदलाव का जुनून था। एक जमाना ऐसा भी था कि हमारे लोगों के पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थे, वो हजारों किलोमीटर बाबा साहब अंबेडकर की आवाज पर पैदल जाते थे और बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन सफल बनाते थे। आज हमारे पास सारे साधन संसाधन हैं, उसके बाद भी हमारे कई साथियों के दिलो दिमाग में ये सोच है। क्या सोच है? हो शकत नहीं। यही सोच को महाराष्ट्र को बर्बाद किया है, हो शकत नहीं। साथियों, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि साहू महाराज ने उस सम्मेलन में कहा कि आपकी ये जो बुरी हालत है, इसके लिए अगर कौन जिम्मेदार है तो इसकी जिम्मेदारी का कारण यह है कि जानवरों को नेता होता है, पंछियों को नेता होता है, आप इंसानों जैसे इंसान हो और आपको आज तक नेता नहीं, कारण आपकी बर्बादी हुई है। और उन्होंने घोषित किया कि बाबा साहब अंबेडकर ये आपका ही नहीं तो पूरे हिंदुस्तान का आने वाले समय में नेता बनेगा। ये 1920 में साहू महाराज ने घोषित किया। और आज की हालत आप लोग देखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का हेगड़ेवार के साथ आरएसएस भी मजबूर है बाबा साहब अंबेडकर को राष्ट्र पुरुष घोषित करने के लिए। आरएसएस जैसा संगठन भी आज मजबूर है। मुझे एक कवि गायक की याद आती है, वो गायक कहता है कि हिम्मत असेल तो हिम्मत माझ्याशी लावा, वला मला पुढारी होऊन दावा। ये आज होवा महाराष्ट्र में, देश में हो चुका है। बाबा साहब राष्ट्र का नेता 1920 में साहू महाराज ने घोषित किया और आज बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्र निर्माता हुए। साथियों, मैं इस उदाहरण के माध्यम से बस इतनी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं कि जब तक हमें सही नेतृत्व नहीं मिलेगा, तब तक महाराष्ट्र में अंबेडकरवाद को जिताना और कामयाब बनाना साथियों बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि नेतृत्व में
केवल नियत होना ही काफी नहीं होता है, केवल नियत होना काफी नहीं होता, नियत के साथ साथ कुव्वत होना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि नियत और कुव्वत ये आदरणीय डॉक्टर सुरेश माने साहब के अंदर हमें दिखता है कि जिनकी नियत भी है और इस आंदोलन को चलाने की कुव्वत भी है। साथियों, ये नियत और कुव्वत का मिलाप कई सालों के बाद, उनकी 35 साल की तपश्चर्या के बाद ये बातें संभव है। कोई रातों रात तो कोई नेता नहीं बन सकता, मार्गदर्शक नहीं बन सकता, संगठक नहीं बन सकता। आदरणीय माने साहब मान्यवर कांशीराम जी की भट्टी की पैदाइश है। 35 साल इस भट्टी में तपस्या और कांशीराम जी के में काम कुव्वत का मिलाप आदरणीय माने साहब के रूप में हमें दिख रहा है। मैं सभागृह भी साथियों से विनती कर रहा हूं कि इस आंदोलन को समझने के लिए, चलाने के लिए जिन ताकतवर कुव्वत और जरूरत है वो आदरणीय गजबे साहब और माने साहब, हम लोग तो इस आंदोलन के माध्यम से उनके हाथ मजबूत करने का हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे। जाते जाते इसी वर्धा में हिंगन घाट में हमारा एक शायर रहता है भीमराव वल्लीपुरी, जो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा परिचित है, वो हिंगन घाट के हैं। उनकी 4 लाइनें बताकर मैं मेरी वाणी को विराम देता चलूं। भीमराव वल्लीपुरी जी कहते हैं कि हिम्मत ना हार, अभी उम्मीदों की आस बाकी है। हिम्मत ना, अभी उम्मीदों की आस बाकी है। कुछ लोगों में ईमान का एहसास अभी बाकी है। कुछ लोगों में पूरा कर दिखाएंगे भीम जी का सपना, पूरा कर दिखाएंगे भीम जी का सपना, क्योंकि सच्चे भीम सैनिकों की सांस अभी बाकी है, सच्चे भीम सैनिकों की सांस अभी बाकी है। जय भीम, जय भारत। साहेब अत्यंत प्रखरवाणीने आणि अभ्यासपूर्ण विषय। यानंतर मी माननीय कारुण्यकारा सर यांना आमंत्रित करतो।